हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को इसी एक वीडियो में कंप्लीट करें। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरा है केमिकल एनर्जी। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग केमिकल रिएक्शन कैसे करवाएंगे, या तो फिर केमिकल रिएक्शन के बदौलत हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल रिएक्शन और हाउ टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द केमिकल रिएक्शंस। So the branch of chemistry in which we study about interconversion of electrical energy and chemical energy is called electrochemistry। यानी इस ब्रांच में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करें या फिर केमिकल रिएक्शन की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को बच्चों हम लोग तीन सब हेडिंग के तहत, यानी इस चैप्टर को हम लोग तीन सब हेडिंग के तहत पढ़ेंगे। पहला होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, दूसरा होगा गैल्वेनिक सेल और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी हम लोग तीन भाग में इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है बच्चों, देखते हैं फर्स्ट वन हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जानने से पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि सब्सटेंसेस को तीन भाग में बांटा गया है। एक होगा कंडक्टेंस के आधार पर हम लोग इसे तीन भाग में बांटते हैं। पहला नंबर है बच्चों कंडक्टर। तो कंडक्टर हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसे सब्सटेंस जिससे हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर। तो it frequently allows to pass the electricity जिसे हम लोग बात करेंगे बच्चों आयरन, गोल्ड, सिल्वर, और आप जानते होंगे कि हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन से भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस जिससे होकर के आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो हम लोग उसे कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ये किस आधार पे बांटा गया दो भाग में, तो बच्चों आप लोग सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। चार्ज फ्लो होने के रेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज को ले जाने वाला कौन है भाई, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर आयंस होगा। इसी आधार पर हम लोग कंडक्टर को दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो बच्चों कंडक्टर जो है वो दो प्रकार के होंगे। कंडक्टर दो प्रकार के होंगे। एक होगा बच्चों मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो भाई यहाँ चार्ज को ढोने वाला कौन होगा, तो मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होंगे, चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर जो होंगे, चार्ज कैरियर और कैटायन एंड एनायन। यहां पर कैटायन और एनायन चार्ज को कैरी करेगा। ठीक है, तो बच्चों आखिर और क्या फर्क होगा इन दोनों में, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि इसकी कंडक्टिविटी जो है हाई होगा कंपैरेटिवली, और इसका कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली क्या होगा, लो होगा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे बच्चों, कंडक्टिविटी जो होगा मेटालिक कंडक्टर का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई मेटालिक कंडक्टर के केस में करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है,
तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान करके चलते हैं हम तापमान को बढ़ा देते हैं तो मेटल के एटम जो है वो भी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को आने जाने में दिक्कत होगी और इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आयन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसके वजह से कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। तो कंडक्टिविटी जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। तो तीन बातें अभी हम लोगों ने देखा। चौथा यह है बच्चों, अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, तो भाई एग्जाम्पल में आ जाएगा, आप लोग जानते हैं आयरन गोल्ड सिल्वर ये सभी मेटल में आते हैं। आयरन गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों तो aqueous solution of KCl, HCl, NaOH एक्सेट्रा। बच्चों ये सॉल्ट है, KCl एक सॉल्ट है, तो दिमाग में ये भी रख लेंगे कि क्या सॉल्ट अगर पानी में घुला है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या बिना पानी के भी करेगा। तो बच्चों अगर सॉल्ट सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वो पिघला हुआ अवस्था में है तो भी वो कंडक्ट करेगा और अगर पानी में घुला दिया जाए तो भी वो कंडक्ट करेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका आ गया मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो बच्चों एक क्वेश्चन बोर्ड पर्पस से बनता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो बच्चों ऊपर में लिखा हुआ डिफरेंस आप एज यूजुअल ऐसे ही लिख सकते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज दे दीजिएगा। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया बच्चों हमारा कंडक्टर। दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों इंसुलेटर। तो इसको आप क्लिक कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर होगा बच्चों हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है भाई, तो ए सब्सटेंस which does not allow to pass the electric current। वैसे वस्तु जिससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंसुलेटर। इसे हम लोग बच्चों इंसुलेटर कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों आपका प्लास्टिक हो जाएगा, ड्राई वुड होगा, सूखी लकड़ी हम लोग ले सकते हैं, पेपर होगा एक्सेट्रा। ये सभी जो है बच्चों इंसुलेटर हैं। तीसरा नंबर में आएगा बच्चों सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है बच्चों, तो वैसे सब्सटेंस जो थोड़ा बहुत करंट को जाने देगा और थोड़ा बहुत नहीं जाने देगा, which partially allows the flow of current है ना। जैसे एग्जांपल आ जाता है बच्चों सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने देखा कि भाई कंडक्टर, इंसुलेटर और क्या सेमीकंडक्टर, यानी वस्तुओं को कंडक्टिविटी के आधार पर जो है तीन भाग में बांटा गया है। पहला है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की, तो बच्चों कंडक्टिविटी की बात अगर हम लोग करें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगा बच्चों मेटालिक कंडक्टर का। मेटालिक कंडक्टर
उससे कम होगा बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उससे कम होगा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से कम होगा बच्चों सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर से कम होगा इंसुलेटर, यानी सबसे कम इसी का होगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मैटर का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग चले आते हैं बच्चों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप लोग को पता होगा, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी वायर से होकर के करंट जा रहा है तो उस वायर के वजह से भी उसके पोटेंशियल में ड्रॉप आता है, यानी करंट के फ्लो होने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या है बच्चों, ऑब्स्ट्रक्शन है ऑफर्ड बाय कंडक्टिंग मटेरियल के द्वारा जो भी रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, यहाँ पर एक नियम आप लोग को थोड़ा बहुत जानना है बच्चों, हालांकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ये कहता है कि मान करके चलो बच्चों एक कंडक्टर है जिसके दो एंड है, मान करके चलो एक एंड ए है और एक एंड बी है, तो इन दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है बच्चों। तो भाई इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो ये कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो बच्चों इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज R, यानी V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों IR, V इक्वल टू IR। तो बताइए हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाई क्या होगा I, यानी अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो R बराबर हम लोगों ने देखा बच्चों V बाई क्या होता है I, तो यूनिट ऑफ R जो होगा तो देखा जाए तो बच्चों वोल्ट पर एम्पियर होना चाहिए, सही है। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को बच्चों हम लोग ओम कहते हैं, सिंबल है ओम। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि इस नियम को बच्चों ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये ओम हो गया। ठीक है, खास बात ये बच्चों अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर तार की लंबाई बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वैसे प्रॉपर्टी जो साइज पर डिपेंड करे उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बात आती है बच्चों दूसरा नंबर, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को बच्चों हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से, रो से। अब रेजिस्टेंस में एक बात और जानना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान करके चलो बच्चों यह एक कंडक्टर है, ओके, ये वाला पार्ट जो है बच्चों ये कहलाया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये जो है उसकी लंबाई हो गई। तो अगर लेंथ इसका ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर तार की मोटाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। सॉरी, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा देते हैं तो यहाँ रो आता है, रो L बाई क्या होगा A। तो इस आधार पर बच्चों रो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं RA बाई L। तो ये तुम्हारा हो गया बच्चों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अगर बताइए हम लोग मान लेते हैं इफ ए अगर मान लो बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है, तो इस वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दें तो रो इक्वल टू R हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम लोग कह सकते हैं thus रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर and area of cross section 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। मतलब बच्चों ये रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है
जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। और अगर यूनिट की बात की जाए तो आप यहां से लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो। बच्चों आर रो इक्वल टू आर ए बाय एल था, तो आर का यूनिट बच्चों ओम होगा, और एरिया का अगर मान करके चलो सेंटीमीटर में लिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर बाय क्या लेंथ का सेंटीमीटर, तो ये कट जाएगा, तो बच्चों ओम सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर ऐसा ही यूनिट में पूछे तो भाई यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर लेना होगा, ओम मीटर। तो बच्चों ये तो एक निश्चित लंबाई वाला और निश्चित एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस को बता रहा है, मतलब यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, साइज बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट टर्म होगा बच्चों हमारा कंडक्टेंस। हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस। तो बच्चों अभी हम लोग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़े, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस को आर से, रेजिस्टिविटी को रो से, कंडक्टेंस को बच्चों हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कंडक्टिविटी को के से। बच्चों कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस क्या बताता था कि भाई करंट को जाने में कितना रुकावट उत्पन्न हो रही है, लेकिन कंडक्टेंस बताएगा कि उसी कंडक्टर से करंट कितना आसानी से जा रहा है। तो ये मापता है बच्चों, इट मेजर्स हाउ इजीली current flowing through the conductor, current flowing through the conductor, through the conductor। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जी से। तो जी जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। तो यूनिट की बात अगर हम लोग करेंगे बच्चों तो इसका यूनिट जो होगा 1/ओम होगा, इसे हम लोग पर ओम या बच्चों इसको साइमन भी कहते हैं। ठीक है, और लाइक रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कंडक्टर के साइज पे डिपेंड किया बच्चों तो कंडक्टेंस भी करेगा। तो कंडक्टेंस ये भी जो है हमारा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करेगा, इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ चले आते हैं बच्चों हम लोग कंडक्टिविटी के पास। जैसे हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल होता है बच्चों। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल या इनवर्स हम लोग कह सकते हैं होगा कंडक्टिविटी, यानी K इक्वल टू 1/रो। और बताइए बच्चों रो इक्वल टू हम लोग पढ़े थे RA/ क्या था, L। अब इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं 1/R इंटू L/A, और 1/R को बच्चों हम लोग G कहते हैं और L/A को रहने दीजिए। तो बच्चों L/A जो है वो भी एक नया टर्म जनरेट करता है जिसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय G स्टार। तो K इक्वल टू हो जाएगा बच्चों G इंटू G स्टार, करेक्ट। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे, यूनिट की बात अगर हम लोग करेंगे तो यूनिट ऑफ K जो होगा वो आप देख सकते हैं G का यूनिट साइमन होता है बच्चों, और यहाँ पर है
ऐसा यूनिट देख लेते हैं, एल का यूनिट मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो हम लोग कहेंगे बच्चों साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर यूनिट होगा किसका, के का। अगर मान करके चलिए इसे डिफाइन करने की बात कही जाए तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों, अगर मान लो अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं बच्चों कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, सपोज कर लेते हैं यह एक सेल है, इसमें दो प्लेट है, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा सेल के बारे में जान ले। तो बच्चों ये जो एक प्लेट है और ये भी एक प्लेट है जिसका एरिया जो है ए है और इसका भी एरिया ए है, और इन दोनों को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एल, करेक्ट। तो बताइए अगर मान करके चलिए करंट सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है और करंट इधर से आ रहा है, तो करंट अगर इस प्लेट से इस प्लेट की ओर आएगा तो किसके थ्रू आएगा, इसमें जो सॉल्यूशन है, तो कितना सॉल्यूशन है भाई, अगर मान लेते हैं इफ एल का वैल्यू अगर मान लो बच्चों 1 सेंटीमीटर है और एरिया जो है प्लेट का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब बताइए हम लोग कह सकते हैं के बराबर, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से के इक्वल टू जी इंटू 1/1, तो बताइए बच्चों के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। अब आप बताएंगे कि इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का भी एरिया ए है, तो इन दोनों प्लेट के बीच कितना सॉल्यूशन होगा, एरिया गुने लंबाई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया गुने लंबाई। तो बच्चों एरिया भी 1 है और लंबाई भी 1 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू बताइए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, और दोनों अगर 1 है तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो ध्यान में रखेंगे बच्चों कंडक्टिविटी किसे कहेंगे, तो वैसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, या इसी का दूसरा नाम है बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा कंडक्टिविटी, और नेक्स्ट टर्म हमारा होगा बच्चों मोलर कंडक्टिविटी, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मान लीजिए बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को, के कंडक्टेंस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इक्वल टू मान लो बच्चों के है, तो बताओ देयरफॉर अगर मान लेते हैं हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है तो उसका कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, के इंटू वी, दैट इज हम लोग कह सकते हैं बच्चों जी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू वी। ध्यान में रखेंगे बच्चों, एक टर्म आया था बच्चों हमारा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो बच्चों सेल कांस्टेंट क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जी स्टार से दर्शाते हैं, तो यह एक रेशियो बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स टू द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये दोनों जो प्लेट हम लोग रखे थे कुछ देर पहले वो इलेक्ट्रोड था, और उन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसका एरिया, इसके रेशियो को बच्चों हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं।
तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू जी स्टार इक्वल टू एल बाई क्या होगा ए। तो बच्चों इसका यूनिट जो होगा वो या तो पर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, या हम लोग पर मीटर लिख सकते हैं। खास बात ये कि ये बच्चों सॉल्यूशन के चेंज करने से चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर मान करके चलो कोई कमरा है बच्चों, सपोज कर लेते हैं दो दीवार के बीच मान लेते 20 को बच्चे बैठे हुए हैं, तो सेल कांस्टेंट क्या है, दो दीवारों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय दीवार का एरिया, तो बदलने वाला नहीं है। तो सॉल्यूशन को बदल दो, सेल कांस्टेंट बदलने वाला नहीं है ना। तो जी का वैल्यू जो है जी स्टार का रिमेन्स सेम, ये हमेशा सेम रहेगा इवन ऑन चेंजिंग द सॉल्यूशन। बच्चों ये सेल के बारे में बता रहा है, इसको सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम लोग चले आते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म जो है मोलर कंडक्टेंस। मोलर का मतलब होता है बच्चों एक मोल का, कंडक्टेंस का मतलब तो आप समझ गए। तो वैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग कहेंगे बच्चों मोलर कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte, बच्चों वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल उसमें इलेक्ट्रोलाइट की संख्या यानी NaCl HCl NaOH इसकी संख्या 1 मोल होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मोलर कंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये बड़ा वाला लेमडा है बच्चों, कैपिटल लेमडा कहते हैं, इसके बेस में m रख देना है, ये मोलर हो गया। और मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है बच्चों, अभी मान करके चलिए कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि कंडक्टेंस इक्वल टू क्या है K इंटू V। अगर मान लो बच्चों हम लोग मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू Vm होगा, यानी वैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें नंबर ऑफ मोल कितना है 1 है। तो जाहिर सी बात है बच्चों K इंटू वॉल्यूम बराबर बताइए बच्चों मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल 1 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर बताओ बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोलरिटी, और नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 बाय क्या होगा मोलरिटी। तो बच्चों K इंटू 1 बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग M। अब यह बात ये आती है कि यहाँ पर मोलरिटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मोल पर लीटर में, लेकिन K का वैल्यू या तो पर सेंटीमीटर में होगा या तो पर मीटर में होगा। तो इसलिए इसको जो है हम लोग दो फॉर्मूला में एक्सप्रेस करते हैं कि अगर मान करके चलो इफ K का वैल्यू बच्चों अगर साइमन पर सेंटीमीटर में है और दूसरा K का वैल्यू अगर साइमन पर मीटर में है, तो बच्चों ये जो 1 बाय m जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम जो है बच्चों आपका लीटर में, किसमें है लीटर में। तो अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो इसको भी तो सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, तब ना कैंसिल होगा। तो बच्चों लीटर को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहते हो तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 बाय क्या होगा बच्चों m। लेकिन वही अगर आप लीटर को मान लो साइमन पर मीटर में है तो बच्चों यहाँ मीटर शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो वॉल्यूम का यूनिट होना चाहिए मीटर क्यूब। तो बच्चों लीटर को अगर मीटर क्यूब में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये m तो नीचे है, ये वॉल्यूम को मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करना होगा 1000 m। तो बच्चों दो फार्मूला याद रखेंगे, एक मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू 1000 बाय m। कब भाई, जब K का वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम किस में था लीटर में। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है।
और अगर बच्चों आप इस लीटर को मीटर क्यूब में बदलना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तो 1000 नीचे आ जाएगा। तो दो फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम। कब भाई? के का वैल्यू दिया रहेगा साइमन पर सेंटीमीटर में, और अगर के का वैल्यू साइमन पर मीटर में रहेगा तो लैम्डा एम इक्वल टू के बाई क्या होगा? 1000 एम। तो बच्चों ये तुम्हारा क्या हो गया? मोलर कंडक्टेंस, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कहेगा? तो वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ई क्यू से, है ना। तो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक solution containing 1 gram equivalent of electrolyte, है ना। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बच्चों। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला के लिए डिराइव की जरूरत नहीं है बच्चों, यही फॉर्मूला ले लीजिए, केवल मोलरिटी की जगह पर क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी। तो K इंटू 1000 बाई क्या होगा? नॉर्मलिटी, पहला नंबर फॉर्मूला। दूसरा होगा बच्चों लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। बच्चों अगर हम यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो यूनिट हो जाएगा इसका साइमन। बच्चों इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइमन पर मीटर होता है। और यहां पर क्या था बच्चों? वॉल्यूम, लेकिन कितना का? जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो हम लोग कहेंगे बच्चों मीटर क्यूब पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों यहां से मीटर का पावर -1, यहां पर क्या है? मीटर क्यूब। तो साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट या पर ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकते हो। और यहां पर अगर हम लोग यूनिट की बात करेंगे बच्चों तो जरा देखिएगा, इसका यूनिट क्या है? साइमन पर मीटर। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। लेकिन उस वॉल्यूम में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल। तो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बच्चों इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। तो रिलेशन बिटवीन ये हो गया बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और ये हो गया मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर K इंटू 1000 बाई क्या? नॉर्मलिटी। मान लो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है। और अब बताइए, वी नो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? वैलेंसी इंटू मोलरिटी, वैलेंसी इंटू मोलरिटी। तो बताइए बच्चों इक्वेशन 1 से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा? वैलेंसी इंटू मोलरिटी। ठीक है, अब बच्चों वैलेंसी को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस। तो बताइए बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय क्या? वैलेंसी। या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चों मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा? वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। करेक्ट। तो ये हो गया आपका रिलेशन। तो बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर मोलर कंडक्टेंस बाय क्या? वैलेंसी। अगर मान करके चलो बच्चों हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं NaCl है भाई, तो NaCl +1 और -1, तो यहाँ पर वैलेंसी क्या हो गया भाई? वैलेंसी इक्वल टू 1, एक प्लस और एक माइनस, तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस।
अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले लो बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई ये तुम्हें देगा कैल्शियम पर कितना, 2+ और 2OH माइनस। तो बच्चों टोटल 2+ है, टोटल 2 माइनस होगा, क्योंकि एक OH पर 1 माइनस, तो 2 पर 2 माइनस। तो बच्चों इसका वैलेंसी जो है वो होगा कितना, 2 होगा। और वैलेंसी अगर 2 आ गया तो बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो व्हाट इज वैलेंसी बच्चों, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा एक टर्म छूट गया हमारा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसे कहेंगे, वैसे सब्सटेंस, अगर हम कोई भी वस्तु को पानी में डाल देते हैं और वो कैटायन और एनायन में टूट जाता है, तो वैसे वस्तु को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये सब्सटेंस व्हिच ब्रेक इनटू कैटायन एंड एनायन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है ना, a substance which dissociates into cation and anion is called, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। ओके, यानी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है बाबू, इलेक्ट्रोलाइट बराबर बोलो कैटायन प्लस एनायन, ये दो लोग जो दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लो बाबू अगर हम लोग NaCl को पानी में डाल दें तो भाई NaCl जो है वो टूटेगा Na+ जो कि एक्वस मीडियम में घुल जाएगा, और Cl- में टूट जाएगा। अब ये भी पानी में घुला हुआ है, इसलिए हम लोग एक्वस लिख दिए। तो हमारा NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होंगे। एक होंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों हायर क्लास में आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोलाइट को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और एक होता है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो एक हो गया बच्चों आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि स्ट्रॉन्ग है तो मजबूत है, ये टूटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही टूटना होता है, तो जो ज्यादा टूट रहा है उसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे, जो कम टूट रहा है उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप कहेंगे बच्चों की कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन। और ये क्या होगा बच्चों, पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो पार्शियली डिसोसिएट इनटू कैटायन एंड एनायन। ओके, तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग, और जो पार्शियली डिसोसिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लगभग जो है 1 के बराबर होगा, यानी 10 मोल लेंगे तो 10 टूट जाएगा। और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जो है बच्चों बहुत ही कम होगा 1 से। ओके, एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड कंप्लीटली आयोनाइजेबल सॉल्ट जो है वो एग्जाम्पल है किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना बच्चों NaCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहां पर देखेंगे बच्चों पार्शियली आयोनाइजेबल सॉल्ट AgCl, आप देखेंगे वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड मान के चलो बच्चों एसिटिक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं सब वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीटली आयोनाइजेबल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया पार्शियली आयोनाइजेबल सॉल्ट, वीक बेस एंड वीक एसिड। तो ये बच्चों वीक एसिड, वीक बेस और पार्शियली आयोनाइजेबल सॉल्ट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और कंप्लीटली आयोनाइजेबल सॉल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लगभग 1 होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का 1 से बहुत ही कम होगा।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में यानी कैटायन और एनायन में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जहां पे पार्शियली डिसोसिएट होता है कैटायन और एनायन में। तो ये हो गया बच्चों हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि आखिरकार कंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को प्रभावित करेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइट से होकर के करंट को जाने में या तो मदद करेगा या तो फिर बाधा पहुंचाएगा। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म हम लोग जानेंगे बच्चों जिसका नाम है, सबसे पहला टर्म हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। क्या होता है कि मान करके चलो बच्चों, सपोज कर लेते हैं एक सोर्स है बच्चों, या फिर मान लो पॉइंट ए है और ये जो है पॉइंट बी है। इस वायर के दो छोर हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की लंबाई जो है वो एल है, करेक्ट। यहाँ पे मान के चलो बच्चों पोटेंशियल जो है -6 वोल्ट है और बी पर +6 वोल्ट है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, -6 से +6 यानी 12 का डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को हम लोग बच्चों कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है बच्चों, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होगा, पोटेंशियल का आप लोग जानते हो बच्चों वोल्ट होता है और डिवाइडेड बाय लेंथ है तो मीटर होगा, यानी इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म यहां पर आता है बच्चों आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी, बच्चा लोग आयन के मूवमेंट के वजह से, आयन के मूवमेंट के वजह से करंट का फ्लो होता है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या है, तो भाई आयन अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो हम लोग आयनिक मोबिलिटी को कहते हैं बच्चों आयनिक वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान में रखना, हम बार बार बोलेंगे आयनिक मोबिलिटी, आप समझ लेना कि भाई आयनिक वेलोसिटी बोला जा रहा है। तो आयनिक वेलोसिटी को आप कर सकते हैं, वेलोसिटी है बच्चों तो मीटर पर सेकेंड, और ग्रेडियंट का आप लोगों ने देखा यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ये हो गया आपका आयनिक मोबिलिटी का यूनिट। अब चले आते हैं बच्चों हम लोग, बस यहाँ ध्यान में रखना है कि आयनिक वेलोसिटी ज्यादा है तो मोबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब चले आते हैं पहला फैक्टर हम लोग, आता है बच्चों कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या हम लोग कहेंगे बच्चों डाइल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है और यही आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर हम लोग बाद में देख लेंगे। तो डाइल्यूशन करने का मतलब यह है कि अगर मान के चलो भाई 1 लीटर पानी है उसमें नमक घुला हुआ है, अगर हम उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसके कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि डाइल्यूट अगर करते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट जो हम लोग देखते हैं ऑन कंडक्टेंस पर। तो बताइए बच्चों
अगर हम डाइल्यूट कर दें ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट अगर करते हैं बच्चों तो क्या होगा कि इंटर आयनिक डिस्टेंस, एक आयन से दूसरे आयन के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। इंटर आयनिक डिस्टेंस इंक्रीजेस। और अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन घट जाएगा, क्योंकि दो आयन के बीच की दूरी अगर बढ़ गया तो उनके बीच अट्रैक्शन क्या होगा, घट जाएगा। और अगर घट गया तो अब आयन जो है फ्रीली मूव कर सकेगा, इसलिए इसका आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब बताओ बच्चों, अगर आयन तेज मूव किया तो जाहिर सी बात है चार्ज भी तेज जाएगा, और चार्ज अगर तेजी से गया तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा, यानी हम लोग कहेंगे कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो बच्चों डाइल्यूट करने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं बच्चों, हमारा जो है मोलर कंडक्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है, ऑन मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों आप लोगों ने देखा वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब मान करके चलिए कि हमारे पास, सपोज कर लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन है बच्चों और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसमें हम 1 लीटर पानी को और ऐड कर देते हैं, तो अब ये तो 2 लीटर हो गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो इलेक्ट्रोलाइट का 1 ही मोल है, करेक्ट। तो बच्चों यहां पर क्या होगा कि 1 मोल यहां पर भी था, यहां पर भी कितना है, 1 मोल है। तो बताइए नंबर ऑफ, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, यहां पर मोलर कंडक्टेंस से पहले मैं आप लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बता दूं। ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सपोज कर लो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है और इसमें मान लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इमेजिन कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसमें और पानी ऐड कर देते हैं, तो अब सॉल्यूशन कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 ही मोल है। ध्यान से देखेंगे। अब बताइए बच्चों कि यहां पर अब सॉल्यूशन 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल, और यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल। तो बताइए यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम कितना इलेक्ट्रोलाइट है, 1, लेकिन यहाँ 2 यूनिट में कितना है, 1। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोग कहते किसको है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया ना, तो इसके 1 सेंटीमीटर में कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा, आधा ना, तो इसके भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, आधा मोल। मतलब बच्चों इसको अगर 2 भाग में बांट दें हम लोग, तो हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में आधा आधा मोल होगा। तो बताइए 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में अब आधे मोल इलेक्ट्रोलाइट बचा है, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अब क्या हो जाएगा, कम, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे बच्चों कि जब हम डाइल्यूट करेंगे, ऑन डाइल्यूशन डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, और अगर नंबर ऑफ आयन घट गया तो 1 यूनिट वॉल्यूम के कंडक्टेंस को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, करेक्ट। तो बच्चों कंडक्टेंस बढ़ेगा लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई कंडक्टेंस जो है पूरे का पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना करंट लेके जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उसको एक जगह रखो, चाहे फिर 10 लीटर सॉल्यूशन में रखो, चाहे 1 लीटर में रखो, टोटल कंडक्टेंस को ही वो कंडक्टेंस कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको डाइल्यूट कर देते हो तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब नहीं है, ये आपको 1 यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस बताएगा।
तो एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं बच्चों कि हमारे पास मान लो 1 लीटर है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रोलाइट या 10 आयन होगा। अब इसमें 1 लीटर और पानी ऐड कर देते हैं तो अब 2 लीटर हो गया। अब 2 लीटर में कितना है, 10 आयन। तो बताओ अब इस सॉल्यूशन का 1 लीटर में, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना आयन होगा, 5 ही बना। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, इसका 5 आयन और इसका 1 लीटर में कितना, 10। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ आयन पर लीटर क्या है, कम है, तो इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब बच्चों चलिए आते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस, जो हाईली इफेक्टिव है, वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों सी नंबर में हम लोग देखेंगे ऑन मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस में हम दो बात आप लोग को पढ़ाएंगे बच्चों। पहला फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों क्या होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप डाइल्यूट कर रहे हैं ऑन डाइल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा टूटेगा क्या, नहीं। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पहले से टूटा हुआ है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो और ज्यादा आयन बनेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ आयन बढ़ने वाला नहीं है, केवल क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन या इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, और ये घटने के वजह से मोलर कंडक्टेंस जो है इंक्रीजेस ग्रेजुअली, है ना। और बच्चों इसका अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जाता है, ये मोलर कंडक्टेंस है बच्चों, और ये स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आप डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, यानी इधर की ओर आएगा, और जब इधर आएगा तो कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बच्चों अगर इस ग्राफ को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद जीरो कंसंट्रेशन हो गया, और जीरो कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों ये हो गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो बच्चों वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन, इसको बच्चों हम लोग एक इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं, और ये इक्वेशन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस माइनस ए रूट सी। ओके, तो ये जो है आपका फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली। यहां पर ए जो है बच्चों ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या होता है कि जीरो कंसंट्रेशन पर या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मान करके चलो बच्चों KCl या HCl हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, KCl के लिए या तो फिर HCl के लिए या तो फिर NaCl के लिए हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों on extrapolation of graph limiting molar conductance of weak strong electrolyte can be determined। लेकिन बच्चों अगर हम बात करेंगे दूसरा नंबर
फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि जब आप डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा, यानी नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस भी यहाँ इंक्रीज करेगा। आयन भी बढ़ रहा है और उनके बीच की दूरियां भी, क्योंकि डाइल्यूट आप ज्यादा कर रहे हैं ना, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब इन दोनों के प्रभाव से आप देख रहे होंगे इसके वजह से क्या होता है बच्चों, ये तो सही है, लेकिन इसके वजह से क्या होगा, आप कुल मिला करके लिख सकते हैं, इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, ये तो बढ़िया रहा था, एंड इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस। तो बच्चों दो कारण से यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ेगा, तो हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस सडनली, या फिर आप कह सकते हो रैपिडली, जल्दी से बढ़ जाएगा, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्राफ होता है, मान लो ये मोलर कंडक्टेंस है और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से पैरेलल हो जाता है। ये किसके लिए है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी मान करके चलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है कभी भी अगर एक्स्ट्रापोलेट भी करोगे तो इसमें मिलने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जैसे यहाँ 0 कंसंट्रेशन पर हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन इसका निकाल नहीं पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। तो बच्चों इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, यानी इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को निकालने के लिए एक नियम है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों कोलर्स लॉ। तो हम लोग देखते हैं कोलर्स लॉ। लेकिन बच्चों उससे पहले अगर आप नीट वगैरह का एग्जाम लिखेंगे तो उसके लिए हम, या जेई का एग्जाम लिखेंगे तो कुछ फैक्टर और है। पहला हम लोगों ने देखा कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन, दूसरा नंबर फैक्टर हम लोग देखते हैं बच्चों विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा लोग अगर सॉल्वेंट जैसे मान लो नमक है, नमक को हमने पानी में घोल दिया, अगर कोई गाढ़ा सॉल्वेंट में अगर हम लोग घोलते तो ऑब्वियस सी बात है नमक के आयन को आने जाने में दिक्कत होती। तो उस केस में विस्कोसिटी अगर ज्यादा हुआ, विस्कोसिटी का मतलब डिग्री ऑफ, हम लोग कह सकते हैं विस्कस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होता है, लिक्विड का एक लेयर दूसरे लेयर को अपोज करता है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो विस्कोसिटी ज्यादा है तो मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा। तो हम लोग कहेंगे कि कंडक्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं इस विस्कोसिटी को, तो आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं बच्चों एक छोटा सा टुकड़ा है आयरन का, अगर हम उसे मोबिल इंजन ऑयल में अगर डुबाते हैं तो धीरे धीरे जमीन तक जाएगा, लेकिन उसी को अगर आप पेट्रोल में डुबा दोगे तो तुरंत नीचे बैठ जाएगा। कारण क्या है, या फिर मान के चलिए आप कीचड़ ले लीजिए, कीचड़ में अगर एक पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर क्या जमीन तक जाएगा, नहीं, वो कीचड़ में ही फंसा रह जाएगा। लेकिन अगर आप पानी में पत्थर फेंक देते हैं तो पत्थर जमीन तक चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि पानी पतला था, उसका विस्कोसिटी कम था, और कीचड़ का विस्कोसिटी ज्यादा था, इस वजह से वहां पे पत्थर का मूवमेंट स्लो हुआ। तो बच्चों वैसे ही है, जहां विस्कोसिटी ज्यादा है वहां पे आयन का मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा, और अगर आयन का मूवमेंट स्लो हुआ तो चार्ज का फ्लो
स्लो होगा, और चार्ज का फ्लो स्लो हुआ तो करंट कम जाएगा, यानी कंडक्टेंस कम। तो विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तीसरा नंबर बच्चों हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात अगर हम लोग करेंगे बच्चों, तो अगर मान करके चलिए हम बात करेंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वो कंडक्टेंस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं बच्चों, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आयंस जो होंगे, आयंस गेन कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और इसके वजह से क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और आयनिक मोबिलिटी अगर बढ़ गई तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, कौन सा कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। नोट में एक बात और लिखेंगे बच्चों, हम लोग शुरू में पढ़े थे कि कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर, है ना, या एक लाइन में लिख सकते हैं बच्चों, मेटालिक कंडक्शन, मेटालिक कंडक्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। फोर्थ नंबर फैक्टर बच्चों हम लोग देखते हैं सॉल्वेशन। क्या होता है, सॉल्वेशन। तो बच्चों या इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं बच्चों इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है तो हाइड्रेशन एनर्जी। तो बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी और कंडक्टेंस के बीच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। और दूसरी बात कि हाइड्रेशन एनर्जी जो खुद है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चार्ज अगर ज्यादा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब इसको समझिए, मान लो बच्चों हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है लिथियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का और रुबिडियम क्लोराइड का। ओके, एक्वा सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ पे एनायन सेम है और कैटायन क्या है, अलग अलग है। खास बात यह है कि आप ये देख पा रहे होंगे कि एनायन सेम है लेकिन कैटायन अलग अलग है। कैटायन का साइज जो है, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन ये बच्चों इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन चार्ज क्या है, सेम है। तो बताइए हाइड्रेशन एनर्जी, तो ज्यादा कौन वाटर को ऐड करेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन सबसे छोटा बच्चों आपका लिथियम है, उससे बड़ा कौन है, सोडियम, उससे बड़ा कौन है, पोटेशियम, उससे बड़ा कौन है, रुबिडियम। अगर हम लोग बात करेंगे चार्ज, तो चार्ज सेम है, तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर जो होगा बच्चों वो किसका ज्यादा होगा, लिथियम आयन का, उसके बाद किसका, सोडियम आयन, उसके बाद कौन, पोटेशियम आयन, उसके बाद फिर रुबिडियम आयन। अब वाटर ज्यादा किसने जोड़ा, लिथियम ने। तो लिथियम अगर वाटर को ज्यादा जोड़ लिया तो उसका ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ, अब उसके पास एनर्जी जो है वो कम बचा, करेक्ट। दूसरी बात यह है कि अगर एनर्जी कम बचा और दूसरी बात ये कि ज्यादा वाटर को जोड़ लिया तो इसका साइज बहुत बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तो अब मूवमेंट ये क्या करेगा, स्लो करेगा, इसलिए इसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग कहते हैं बच्चों इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव साइज। तो बच्चों सबसे ज्यादा वाटर तो यही ना जोड़ा था, तो इसलिए लिथियम का सबसे बड़ा, उसके बाद सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम और फिर कौन, रुबिडियम। तो बताइए इसलिए ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस। तो बच्चों सबसे ज्यादा हाइड्रेशन लिथियम किया है, तो लिथियम क्लोराइड का क्या होगा, सबसे कम होगा, और उससे ज्यादा किसका होगा, सोडियम क्लोराइड, उससे ज्यादा कौन, पोटेशियम क्लोराइड, उससे ज्यादा रुबिडियम क्लोराइड। लेकिन एक बात है बच्चों, ये सब हम लोग देख रहे थे एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन अगर मान करके चलो ये लोग मोल्टेन स्टेट में होते हैं, तो मोल्टेन स्टेट में कोई सॉल्वेंट है ये नहीं है, और सॉल्वेंट अगर नहीं है तो हाइड्रेशन कहाँ होगा, नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो जो छोटा आयन है वो फास्ट मूव करेगा। तो बच्चों मोल्टेन स्टेट में कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो लिथियम क्लोराइड का, क्योंकि इसका लिथियम सबसे छोटा है, लिथियम, उसके बाद फिर कौन, सोडियम क्लोराइड, फिर ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मोल्टेन स्टेट का मतलब है पिघला हुआ अवस्था, और यहाँ पर कोई सॉल्वेंट नहीं होता है, और अगर सॉल्वेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सॉल्वेशन या हाइड्रेशन नहीं होगा, और हाइड्रेशन नहीं होगा तो जो आयन सबसे छोटा है वही तेज भागेगा, तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा।
लेकिन बच्चों अगर मान करके चलो कि कैटायन सेम है और एनायन अलग अलग है, तो बच्चों हम लोग देखेंगे साइज ऑफ एनायन। अगर कैटायन सेम है यानी हाइड्रेशन सेम है, तो कंडक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एनायन का। जैसे मान करके चलो बच्चों एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कर लो Na सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ओके बच्चों यहाँ पर कैटायन सेम है तो हाइड्रेशन तो सेम होगा, लेकिन एनायन जो है वो अलग अलग है। किसका एनायन बड़ा है? आयोडाइड का, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो साइज ऑफ एनायन जो है वो बढ़ रहा है, और एनायन अगर बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस कम होगा, तो कंडक्टेंस डिक्रीजेस। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों कंडक्टेंस और मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, उसके पर फैक्टर्स हम लोग सभी तरह का देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कोहलर्स लॉ, और उसी में हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्या होगा कि 2 से 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। उम्मीद करते हैं कि अगला 2 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आगे चैप्टर्स जो होंगे वो थोड़ा छोटे छोटे हैं, तो उनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो रेगुलर बने रहें। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।